जाट मरा जिब जानिए जिब तेरामी हो जा। जी हाँ, हमारे दादा धर्मेंद्र अभी तक जिंदा हैं। जो अफवाहें कल से उड़ रही हैं वो सारी झूठी हैं और आगे क्या होगा ये भगवान जाने। तो कुछ सस्ते यूट्यूबर, सस्ते फेसबुकिए और कुछ बहुत बड़े चैनल, जिसमें आज तक जैसे भी चैनल हैं, वो कल से ये खबर प्रसारित कर रहे हैं कि धर्मेंद्र का देहांत हो गया 89 साल की उम्र में। लेकिन उनकी बेटी ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी ने आज अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट किया है कि हमारे पापा भी ज़िंदा हैं, अभी इस दुनिया में हैं, वो उनकी सांसें चल रही हैं। खैर, मैं तो कहता हूँ उनको अभी 90 साल का होने में 27 दिन बाकी हैं। उनका जो जन्मदिन है वो अगले महीने की 11 तारीख को है। 11 दिसंबर को वो पूरे 90 के हो जाएंगे। तो मेरी ये दिली इच्छा है कि वो 100 साल जिएं, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है। तो आज के वीडियो के अंदर करेंगे धर्मेंद्र के बारे में बात, उनके कैरियर के बारे में बात, एज ए ह्यूमन बीइंग वो कैसे इंसान है वो बात, और राजनीति में उनका आना एक्सीडेंट था वो बात, तथा अन्य बातें जो उनके बारे में कही और सुनी जाती हैं। उनका जो शुरुआती संघर्ष था बॉलीवुड में स्थापित होने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो समाज है, जाट समाज, उसके जितने भी महान जो हमारे गार्डियन थे, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चाहे चौधरी देवीलाल हो, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत हो, वो सब एक एक करके हमको छोड़ के चले गए। और बॉलीवुड के अंदर पहलवान दारा सिंह और धर्मेंद्र, ये दो बड़े लेजेंड थे। तो दारा सिंह भी हमको छोड़ के चले गए, उनकी भी उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी जाने की, क्योंकि आखिर पहलवान थे वो, 500 कुश्तियाँ जीती थी। और अब धर्मेंद्र जी के बारे में जब से खबरें कल से उड़ रही हैं तो बड़ा दुख भी हो रहा है। लेकिन आज जब दोपहर में ये खबर सुनी जो हेमा मालिनी जी ने अपना पोस्ट डाला, तो दिल को कुछ सुकून भी मिला। तो अब मैं आपको बताता हूँ धर्मेंद्र जी के बारे में सारी बातें। धर्मेंद्र जी के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं। उनका असली नाम है धर्म सिंह देओल। वो एक सहजधारी जाट सिख परिवार में पैदा हुए थे। दो तरह के सिख होते हैं, एक अमृतधारी जो अमृत छक लेते हैं, उनको फिर पगड़ी भी बांधनी पड़ती है, केस भी रखने पड़ते हैं, कृपाण, जो भी सिख धर्म के नियम कानून हैं। और सहजधारी सिखों पर ये नियम लागू नहीं होता है। इनका जिला है लुधियाना, गांव है इनका असली नसराली, जिसमें ये पैदा हुए थे। इनके जो पिताजी थे वो हेडमास्टर थे, केवल कृष्ण देओल, तथा उनका जो ड्यूटी थी वो लगी सानेवाल गांव में, लुधियाना ज़िले के ही। ज़्यादातर सानेवाल गांव के ही स्कूल में ज़्यादातर वो रहे। तो धर्मेंद्र का भी जो बचपन था और बचपन से जवानी वो सानेवाल गांव में ही बीती। धर्मेंद्र ने वहीं से अपना स्कूली शिक्षा प्राप्त करी, 12वीं तक की। तो धर्मेंद्र के जो पिताजी थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। सबसे ज़्यादा स्कूल के अंदर कहते धर्मेंद्र की पिटाई करते थे बाकी बच्चों के सामने। ये बात धर्मेंद्र अपनी माँ को भी बताते थे, तो उनकी माता उनको समझाती थी कि वो बाकी बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। अब धर्मेंद्र का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, उनका मन तो बम्बई में अटका हुआ था। वो जब फिल्मी पर्दे पर फिल्मी सितारों को देखते थे तो ये सोचते थे कि कौन है ये हसीन शहजादे और कौन है ये खूबसूरत परियां जो रुपहले पर्दे पर आते हैं, जनता का मन मोहते हैं। और मैं भी कभी इस स्वर्ग जैसी इंडस्ट्री का, एक किस्म से एक कल्पना ही होती है बॉलीवुड के बारे में, मैं कब इसका हिस्सा बनूंगा। और वो अक्सर अपनी माँ से ये बातें बोलते थे। उसकी माँ उनको कहती थी, अगर तेरे पापा ने ये बात सुनी तो तेरी पिटाई होगी। लेकिन धर्मेंद्र का मन तो बॉलीवुड में ही अटका रहता था। और उनके फेवरेट कलाकार थे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार की फिल्म शहीद वो खुद बताते हैं कि उन्होंने 20 बार देखी थी। खैर, एक बार बम्बई के अंदर एक वैकेंसी निकलती है, नेशनल टैलेंट कॉन्टेस्ट, नेशनल टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट, ऐसा कुछ करके। उसमें धर्मेंद्र अपने फ़ोटो भेज देते हैं। ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो उस ज़माने में होते थे।
वो अपनी माँ से ये बात कहते, उसकी माँ कहती है बेटा अप्लाई कर दे, और वहाँ से उनको बुलावा भी आ जाता है और वो बम्बई चले भी जाते हैं। लेकिन वहाँ का संघर्ष फिर उनका इंतज़ार कर रहा था। वहाँ पे उनको भूखा भी रहना पड़ा, फुटपाथ पे भी सोना पड़ा, चने खाकर भी। आखिरी में काफ़ी संघर्ष के बाद उनको 1960 में फिल्म मिली, दिल भी तेरा हम भी तेरे। फिल्म चली नहीं। उसके बाद उनको अपना बोरिया बिस्तर बांध कर वापस गांव में भी आना पड़ा, फिर से उनको बुलावा आया। उसके बाद कुछ और फिल्में मिली, वो भी कोई खास नहीं चली। उनका कैरियर जमा फूल और पत्थर नाम की फिल्म से, और उससे उनकी हीमैन वाली इमेज बॉलीवुड के अंदर बनी। और वो ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने कपड़े उतार कर अपनी बॉडी दिखाई, यानी शर्टलेस हीरो पहली बार धर्मेंद्र को कहा जा सकता है बॉलीवुड का। आजकल के जो हीरो हैं जो कि जिम में जाकर बॉडी बना के दिखाते अपने मसल, उस समय जिम नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं थी। जो उसकी देहाती बॉडी थी, घी दूध खा के जो बनाई थी, वो उसने पहली बार दिखाई थी। और उसी फिल्म से इनको हीमैन का खिताब भी मिला। उसके बाद इनका फिर कैरियर चल निकला। इसके बाद इन्होंने 300 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया, और 300 फिल्मों में से 150 या 200 फिल्में इनकी हिट भी हुई, और बाकी जो 100 फिल्में हैं उसमें कुछ एवरेज हैं, कुछ सेमी हिट हैं, कुछ फ्लॉप भी हैं। तो ये तो हुआ इनका फिल्मी कैरियर। इनका जन्म हुआ था 1935 के अंदर, और ये अगले महीने में पूरे 90 साल के हो जाएंगे, मैंने आपको अभी बताया था। अच्छा, अब इनकी फिल्में कौन सी देखनी चाहिए, कौन सी फिल्में इनकी मुझे अच्छी लगती है, मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। अगर एक्शन की बात की जाए तो कुछ लोग शोले का नाम लेते हैं कि शोले इनकी सबसे बड़ी एक्शन वाली मूवी है। लेकिन मुझको इनकी जो एक्शन वाली मूवी सबसे अच्छी लगी, एक तो मेरा गांव मेरा देश, एक लोफर, और एक यादों की बारात। मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ। और अगर अभिनय के मामले में इनकी कलात्मक रचनात्मक कृति आपको देखनी है तो जीवन मृत्यु, बंदनी और देवर, ये 3 फिल्में, तीनों ब्लैक एंड वाइट हैं। जीवन मृत्यु तो ब्लैक एंड वाइट नहीं है। ये फिल्में मुझे इनकी बहुत ही अच्छी लगी। और अगर इस देश के अंदर जो सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले सिपाही की फिल्म आपको देखनी है तो वो देखिए जेपी दत्ता की गुलामी। तो ये हुआ इनका फिल्मी कैरियर। वैसे तो इनकी फिल्मों के अगर मैं नाम लेने लगूँ तो सैकड़ों के नाम ले सकता हूँ जो बहुत ही उत्तम फिल्में हैं। कॉमेडी के मामले में चुपके चुपके का नाम लिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि धर्मेंद्र रियल लाइफ में कैसे हीरो थे। एक फिल्म आई थी कर्तव्य 1979 में, उसमें इन्होंने रेंजर का रोल किया था, जो वन अधिकारी होता है। तो उसके अंदर उस फिल्म के निर्देशक थे शायद जे ओम प्रकाश, शायद, या मुझे अभी याद नहीं। उस फिल्म के अंदर इनकी चीते के साथ फाइट थी। अब चीता बुलाया गया तो लाइट देखकर चीता भड़क गया। शूटिंग के टाइम पे लाइट होती है, कैमरा होता है, तो जानवर भड़क जाता है। जैसे उसका पिंजरा खोला गया, और डायरेक्टर ने ये बात कही थी धर्मेंद्र से कि आप हीरो हो, आप हमारे लिए हीरो बहुत ही अनमोल चीज़ होता है, क्योंकि हीरो के ऊपर लाखों लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगे होते हैं। अगर आपके चेहरे पर एक पंजा मार दिया चीता ने और आपका चेहरा बिगड़ गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। लेकिन धर्मेंद्र अपने एक्शन सीन खुद करते थे। उन्होंने शेर के साथ एक नहीं कई फिल्मों में खुद लड़ाई लड़ी है, कुश्ती करी है। तो उस फिल्म में धर्मेंद्र के हाथ से चीते की मौत हो गई थी रियल में। अब हुआ ये कि जैसे ही पिंजरा ओपन किया, चीता निकला और वो लाइट देखकर भड़क गया और धर्मेंद्र पर एकदम से झपट गया। और जैसे ही वो धर्मेंद्र पे झपटा, धर्मेंद्र ने उसका गला अपने मजबूत पंजे से दबा लिया और गला उसका छोड़ा ही नहीं। और जब उसका गला छोड़ा, चीता मर चुका था। उसके बाद वाइल्ड लाइफ वालों ने निर्देशक को काफ़ी परेशान किया, काफ़ी उसका पैसा वैसा लगा और मामले को रफा दफा किया गया। अभी पीछे एक और बात आपने सुनी होगी, एक फिल्म निर्माता है, कोई निर्देशक था, उसने बताया कि एक बार एक सरफिरे ने
धर्मेंद्र पे चाकू से हमला कर दिया था, तो उसने अकेले उसको काबू कर लिया था शूटिंग के दौरान। तो और भी बहुत सारी बातें, मेरे ख्याल से एक ये बात और एक कोई और भी बात बताई थी जो भी मेरे दिमाग में नहीं आ रही। मतलब वो रियल लाइफ में भी हीरो थे, कभी सुरक्षा सिक्योरिटी वगैरह ये लेके नहीं चलते थे। तो ये हुई उनकी रियल लाइफ और रियल लाइफ के बीच का फ़र्क। अब उनकी और हेमा मालिनी की शादी की कंट्रोवर्सी की बहुत सारी बातें होती हैं। उनका जन्म 1935 में हुआ था, हेमा मालिनी का 1948 में। हेमा मालिनी उनसे उम्र में 13 साल छोटी है। और उनका बेटा जो सनी देओल है, उनका जन्म है 1956 का। वो अपनी सौतेली माँ से 8 साल छोटा है। तो हुआ ये था कि धर्मेंद्र को, जब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने एक दूसरे को देखा, वो फिल्म थी सपनों का सौदागर। देखते ही दोनों एक दूसरे पर उसी समय अपना दिल हार गए थे, क्योंकि धर्मेंद्र एक बहुत ही खूबसूरत इंसान थे। जवानी के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, लेकिन उस समय धर्मेंद्र की शादी हो चुकी थी और वो 4 बच्चों के पिता थे। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट यह थी कि हेमा मालिनी एक तो साउथ इंडिया की थी, धर्मेंद्र नॉर्थ इंडियन थे। उनके माता पिता इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। उन्होंने हेमा मालिनी का रिश्ता जितेंद्र के साथ तय कर दिया, तथा जिस दिन जितेंद्र और हेमा मालिनी की सगाई हो रही थी, मेरे ख्याल से ये तमिलनाडु की, मद्रास की बात है, धर्मेंद्र जो जितेंद्र की गर्लफ्रेंड है शोभा सिप्पी, उसको लेकर मद्रास पहुंच गए थे। और उस सगाई के अंदर बहुत बड़ा हंगामा कर दिया था। शोभा सिप्पी ने जाकर वो सगाई रुकवाई। उसके बाद धर्मेंद्र हेमा मालिनी को लेकर एक कमरे के अंदर बंद हो गए थे। और बाद में जब कमरा खुला तो हेमा मालिनी ने अपने घर वालों को बोल दिया कि मैं शादी करूंगी तो धर्मेंद्र से ही करूंगी। और आज हेमा मालिनी धर्मेंद्र की पत्नी है और शोभा सिप्पी जितेंद्र की पत्नी है। तो ये हुआ इनका, धर्मेंद्र का और हेमा मालिनी का शादी का किस्सा। अब बात करते हैं कि धर्मेंद्र को टाइम मैगजीन, जो अमेरिका के अंदर छपती है, उस टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने के लिए बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पॉलिटिशियन तथा वर्ल्ड लेवल के नेता कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से मेरा फ़ोटो टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आ जाए। उस मैगजीन ने, कहते हैं 60 के दशक में, धर्मेंद्र का फ़ोटो टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर छापा था, तथा दुनिया के सबसे 10 खूबसूरत मर्दों में उनका नाम शुमार किया था। एक फिल्म आई थी, जासूसी के ऊपर बनी थी, रामानंद सागर की फिल्म थी। इसमें ये गाना था, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी। तो उस फिल्म के अंदर अगर आप देखें धर्मेंद्र की पर्सनैलिटी तो देखने ही लायक है। उससे पहले की जो ब्लैक एंड वाइट फिल्में आई थी, उनमें आप देखें तो जब वो कोट पैंट पहन लेते थे तो कितने खूबसूरत लगते थे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि टाइम मैगज़ीन ने उनको दुनिया के सबसे खूबसूरत मर्द का खिताब दिया था। और फिल्मी दुनिया के जो सबसे बड़े कलाकार माने जाते हैं, दिलीप कुमार साहब ने एक बार मंच पे ये बात कही थी कि जब मैंने धर्म को देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, और मुझे लगा कि इंसान है या फरिश्ता, जैसी रूहानी रोशनी इसकी आंखों से छलक रही थी और जैसा मर्दाना नूर इसके चेहरे पर झलक रहा था, ऐसा सेहतमंद चेहरा मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। जब कभी मैं इस दुनिया से रुखसत हूँगा, अल्लाह ताला से जाकर ये कहूँगा कि हे खुदा, तूने मुझे इतना सब कुछ दिया, लेकिन धर्मेंद्र जैसा खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। तो ये हुआ धर्मेंद्र का फिल्मी कैरियर, उसकी निजी ज़िंदगी के किस्से। उनका राजनीति में आना एक एक्सीडेंट था, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1998 में एक वोट से गिर गई थी। तो अटल जी को 1999 में फिर से देश में आम चुनाव हो रहे थे कारगिल की लहर के अंदर। तो अटल जी को बीकानेर से किसी मजबूत जाट चेहरे की तलाश थी, तो उनकी नज़र धर्मेंद्र पर आकर रुकी। लेकिन धर्मेंद्र इस गंदगी से दूर रहना चाहते थे, लेकिन हेमा मालिनी ने उनको मनाया। हेमा मालिनी पहले से ही राज्यसभा की सदस्य थी और धर्मेंद्र को मजबूरी में बीकानेर का चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन चुनाव के दौरान ही जो उन पर कीचड़ उछाला गया 2 शादियों को लेकर, उसके बाद उनका राजनीति से मन भर गया। फिर वो दोबारा कभी राजनीति में लौट कर नहीं आए। अब लास्ट में वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैं आपको
एक बात और बताना चाहता हूँ, कुछ लोग अभी हो सकता है कमेंट करेंगे आके, क्या आपने धर्मेंद्र को जाट समाज का गार्डियन बता दिया, लेकिन किसान आंदोलन में तो धर्मेंद्र का कोई रोल नहीं था, उसके बारे में आपने कुछ नहीं बोला। तो उसके लिए भाइयों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये लोग कलाकार लोग हैं, और इन लोगों को सरकार से अगर ये दुश्मनी मोल ले लें। एक बार जब देश में आपातकाल लगा था तो इंदिरा गांधी ने देवानंद को ये बात कही थी कि तुमको आकाशवाणी पर आकर सरकार के समर्थन में बयान देना है कि आपातकाल बिल्कुल जायज़ लगा है। तो देवानंद ने ऐसा बोलने से मना कर दिया था। तो देवानंद की सारी फिल्में सेंसर में अटका दी थी उस समय की कांग्रेस सरकार ने, तथा उनकी सारी फिल्मों का दूरदर्शन पर गाने तक बैन, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर बैन कर दिए गए थे। तो ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र के अंदर का किसान मर गया था, आज भी वो फार्म हाउस में रहते थे, गाय भैंस पालते थे, खेती करते थे, सब चीज़ थी, लेकिन उनको अपने बच्चों का कैरियर देखना था। अपना तो खैर उनका कैरियर पूरा हो चुका था, उन्हें पता था कि सरकार उनको बर्बाद कर देगी, और ये सरकार तो ख़ास तौर से। तो शायद हो सकता है वो वजह रही हो। इसके अलावा मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में एक सिंगल आदमी भी ऐसा नहीं देखा जो धर्मेंद्र की बुराई करता हो। सभी पत्रकार ये कहते हैं कि जब हम उनका इंटरव्यू लेने जाते थे तो हमको अपने बच्चे की तरह से ट्रीट करते थे। जैसे बाकी कलाकारों के अंदर आप बात करो तो ऐसा लगता है आपके और उनके बीच में एक दीवार खिंची हुई है, कभी ऐसा हमने नहीं देखा। वो पत्रकारों को यही बोलते थे कि तुम मेरे बेटे सनी जैसे ही हो, बॉबी जैसे ही हो। तो भाइयों आज का वीडियो बस यहीं पे समाप्त करता हूँ, और ईश्वर से कामना करता हूँ कि धर्मपाल जी को भी कम से कम 10 साल और ज़िंदा रखें हमारे बीच में, और ये जो अफवाहें उड़ रही है सब झूठ साबित हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद भाइयों।